शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। यूपी की 10 सीटों पर यह चुनाव होना है। उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव होगा। 20 से 27 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 9 नवंबर को मतदान होगा। वर्तमान सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 25 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उससे पहले ही चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाना है। 20 से 27 अक्टूबर के बीच में नामांकन होगा और फिर 9 नवंबर को मतदान होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जबकि उत्तराखंड की एकमात्र राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। 20 से 27 अक्टूबर के बीच में जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर पाएंगे और 9 नवंबर को मतदान होगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इन 11 सीटों पर जो वर्तमान सांसद हैं उनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी है आपके पास राज्यसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज मुख्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है कि राज्यसभा सीट जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 सीटें हैं जिनके सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है, उन सीटों पे चुनाव कराया जाएगा और ये नामांकन प्रक्रिया जो है यह 20 अक्टूबर से शुरू होकर के 27 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही जो है मतदान 9 नवंबर को कराया जाएगा। देखा जाए तो इस बार जो है जो सीट खाली हो रही है उसमें 4 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है, 2 सीट जो है वो बसपा के पास है और उत्तर प्रदेश में बाकी सीटें बीजेपी के पास है। वही अगर देखा जाए उत्तराखंड में तो उत्तराखंड से राज्यसभा की 1 सीट जो खाली हो रही है उस पर वर्तमान में कांग्रेस के जो नेता हैं राज बब्बर, वह सांसद हैं, इनका कार्यकाल जो है 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो संख्या बल है उसके आधार पर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस को और बीएसपी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीएसपी के 2 सांसद जो है अभी राज्यसभा में हैं और दोनों लोगों का कार्यकाल जो है 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में बसपा की जो आवाज है उसको राज्यसभा में कैसे उठाया जाएगा, यह बसपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। साथ ही अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जो 4 सीटें खाली हो रही हैं उसमें से जो संख्या बल है समाजवादी पार्टी के पास, उसमें से 1 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत सकती है उत्तर प्रदेश से। बहुत शुक्रिया राजीव आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई हो रही है। जिला जज की अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें सिविल कोर्ट में इस मुकदमे को चलाने की चुनौती दी गई है। अब इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि यह मामला सिविल कोर्ट में चलेगा या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलेगा। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने पहले ही जिला जज की अदालत में सिविल कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल कर रखी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं और वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, विस्तार से बताइए क्या जानकारी है? देखिए 2 बजे इसमें सुनवाई होगी, बहस होगी और ये जो आज जिला जज की अदालत में है जिसमें एक और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और इंतजामिया कमेटी है, तो दूसरी ओर जो है मंदिर पक्ष से जो वाद मित्र बनाए गए हैं वो हैं। और जो जिस पर सुनवाई होनी है वो ये है कि उनका कहना है इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कि जो वाराणसी की सीनियर डिवीजन सिविल जज की यहाँ पर जो सुनवाई हो रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ये ठीक नहीं है। उनको क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उनको अधिकार नहीं है इस मामले की सुनवाई करने का और उनका कहना है कि इस मामले की सुनवाई वक्फ बोर्ड लखनऊ में होनी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में होनी चाहिए। तो यही याचिका उन्होंने करीबन 4-5 सुनवाई पहले दिया था, जिसके बाद पहले उनकी ओर से इस पर जवाब देर से दिया गया, जिस पर पिछली तारीख पर कोर्ट ने हर्जाना लगाते हुए मियाद अधिनियम के तहत उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया। जिस पर ठीक है उपेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर हाथरस केस में सीबीआई टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और टीम के साथ पीड़िता का भाई भी घटनास्थल पर पहुंचा है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने चंदपा थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। सीबीआई टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है जिससे मामले की सही तस्वीर सामने आ पाए। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। सीबीआई उस जगह पर भी जा सकती है जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीबीआई की टीम आज सुबह वहां पहुंची घटनास्थल पर तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए, साक्ष्य जुटाने के लिए। और बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम के साथ पीड़िता का भाई भी था ताकि 14 सितंबर को क्या कुछ हुआ था उसके बारे में सही तरीके से सभी साक्ष्यों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जा सके। सीबीआई का प्रयास है। इसी कड़ी में
वहां तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया, बारीकी से निरीक्षण किया और इस दौरान पीड़िता के भाई को भी वहां पर बुलाया गया था। हाथरस से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी है वहां से? देखिए, इस वक्त में सीबीआई की टीम जो है वो अभी मौके पे है और क्राइम लोकेशन का मुआयना कर रही है। और ये जो पीछे खेत देख रहे हैं आप, बाजरे के खेत, और इसमें बाकायदा यहाँ पर सीबीआई की टीम के साथ साथ जो फोरेंसिक एविडेंस जुटाने के लिए जो उनकी जो स्पेशल जो सीएफएसएल की जो टीम है वो आई हुई है और वो यहाँ पर तमाम नमूनों को एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। और ये खेत के आसपास का जो इलाका है पूरा उसको नापा जा रहा है। नापने का मकसद ये होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है खेत की और किस तरह से यहाँ पर पूरे इस मामले को जो क्राइम के मामले को अंजाम दिया गया था। तो क्राइम के जो लोकेशन है उसको मापना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए स्थानीय जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद उस क्राइम लोकेशन का मुआयना करने के बाद यहाँ पर हो सकता है कि जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था उस दुष्कर्म पीड़िता के साथ उस लोकेशन पे भी सीबीआई की टीम जा सकती है। हालांकि यहाँ पर 2 गाड़ी जो थी जो सीबीआई अधिकारियों की वो यहाँ से आगे जा चुके हैं। अगर आगे का रास्ता बताएं तो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता आपको दिखाएंगे। ठीक ये दूसरा रास्ता जो जाता है क्राइम लोकेशन से, यहाँ से तकरीबन 400 मीटर का जो फासला है वो 400 मीटर फासले आगे जाने पर दुष्कर्म पीड़िता का घर है। वहां पे ही सीबीआई की टीम जो है आसपास का जो एक डिस्टेंस नापने का प्रयास कर रही है कि यहाँ से कितने देर में वहां से यहाँ तक पैदल पहुंचा जा सकता है। और इस इलाके को, अगर पूरे इस खेत के इलाके को बताया जाए तो इस पूरे इलाके को पूरा बाकायदा यहाँ पर घेराबंदी की गई है। और सीबीआई के अधिकारी देखिए खेत से निकलते हुए आपको दिख जाएंगे। देखिए सीबीआई के अधिकारी खेत के अंदर से निकलते हुए और जो तमाम जो फोरेंसिक एविडेंस, शंकर, पीड़िता का भाई भी वहां पर मौजूद है, खंगालते हुए वो देखे जा सकते हैं। जो गाजियाबाद की जो एसीबी शंकर, पीड़िता का भाई भी वहां पर मौजूद है, क्या जानकारी इस बारे में? के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था कि वो आकर इस वक्त में जो पीड़िता का जो भाई है वो मौके पे है और उसको सीबीआई की टीम ने यहाँ पे बुलवाया और बुला करके यहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने का मकसद ये है कि जिस लोकेशन पर पीड़िता थी वो किस हालत में थी, किस जगह पे पड़ी हुई थी और क्या वहाँ पे हालात थे, उन तमाम चीज़ों के बारे में पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम ने दुष्कर्म पीड़िता के जो भाई है उसको यहाँ पे बुला करके उससे पूछताछ कर रही है। और पूछताछ करने के बाद जो औपचारिक तौर पे बयान, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाली जो बात है वो बाद में की जाएगी। अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। आज का जो काम है, जो घटना स्थल है, घटना स्थल का जो वहाँ पर एक पूरा रिक्रिएशन जो है वो किया जाएगा। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बलरामपुर में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। प्लाईवुड फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पचपेड़वा इलाके के माधवा नगर सिमरहना गांव की घटना है जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री में बॉयलर फट गया और एक मजदूर की जान चली गई है। बलरामपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री में बॉयलर फटा और इसकी चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। एक मजदूर की हालत बेहद गंभीर है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। और यह हादसा हुआ है बलरामपुर के पचपेड़वा इलाके में माधवा नगर के सिमरहना गांव में। ये प्लाईवुड फैक्ट्री स्थित है जहां पर बॉयलर फटने से एक मजदूर की जान चली गई है। सर्वेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? ये सिमरहना गांव में ये फैक्ट्री है ब्लॉक प्लाईवुड की और ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। चल रहा था फैक्ट्री, अचानक इसके बॉयलर में ब्लास्ट हुआ है और काफी तेज ब्लास्ट हुआ। संयोग ये था कि वहाँ पे 2 मजदूर थे और दोनों घायल हो गए। उन दोनों में से 2 हॉस्पिटल लेके जाया गया जहाँ पे एक की डेथ हो गई है जो गंगाराम नाम का है, जबकि दूसरा मजदूर है हारून है, ये घायल है, ये अस्पताल में भर्ती है। और ये दोनों सीतापुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर फैक्ट्री पे काम करते थे। जी अमित, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और गाजियाबाद में उद्योगपति अजय पांचाल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अजय पांचाल सोमवार दोपहर बाद से ही लापता थे और उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। उनके परिजनों ने अपहरण की आशंका भी जताई थी। अजय पांचाल की बिजली केबल बनाने की फैक्ट्री है और कल ही हज हाउस के पास उनकी कार लावारिश हालत में
खड़ी मिली थी और आज उनका शव बरामद किया गया है। उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। उनकी गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। व्यक्ति जिनका नाम अजय पांचाल है, उम्र लगभग 38 वर्ष, इनके संबंध में कल गुमशुदगी की तहरीर दी गई थी। तत्काल गुमशुदगी लिखवाकर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। आज प्रातः इनका शव निकटवर्ती थाने लिंक रोड में मिला है। शरीर पर कोई भी जाहिरा एवं खुले चोट के निशान नहीं है। मृत्यु के सही कारणों को पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर शिक्षक भर्ती मामले में अपडेट सामने आया है। 31,277 शिक्षकों की लिस्ट जारी हुई थी। लिस्ट जारी होने के बाद बवाल मच गया है। ओबीसी छात्रों ने लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। छात्रों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने लिस्ट रद्द करने की मांग की है। बड़ी खबर मैं आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। कल जो शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी हुई थी 31,277 शिक्षकों की, उस लिस्ट पर विरोध हो रहा है। बवाल मच गया है प्रयागराज में। ओबीसी के छात्रों ने लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। छात्रों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन भी किया है और लिस्ट को रद्द करने की मांग की है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सर्वेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती करीब 19 महीने से रुकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था और उन सीटों को छोड़ने का निर्देश दिया था जो कि शिक्षा मित्रों के लिए जिन्हें रोकी जानी थी। और इसमें 31,277 पदों पर कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इसको लेकर तमाम अभ्यर्थियों में रोष है और अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये लिस्ट जो है वो गलत तरीके से जारी हुई है और इसमें अनियमितता की गई है। इसको लेकर ज्यादातर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जिनका ये कहना है कि शिक्षा निदेशालय को इसको तत्काल इस लिस्ट को निरस्त करना चाहिए और एक साथ पूरी 69,000 भर्ती कराई जानी चाहिए, क्योंकि इनमें तमाम ऐसे ओबीसी अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ है, जबकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। तो इस तरह की अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। अब जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया है और विवाद अगर ये बढ़ता है तो ये लिस्ट भी, इस लिस्ट को भी ये सभी अभ्यर्थी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका सर्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने